किसी भी बड़े संगठन में खासकर हमारी सिविल सेवाओं में लोगों को काम करने के लिए असल में कौन सी चीज़ प्रेरित करती है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी तनख्वाह और नौकरी की सुरक्षा है, या पर्दे के पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है? मतलब जो तय करता है कि कोई अधिकारी ऊर्जा से भरा है या पूरी तरह से उदासीन। ये एक ऐसा सवाल है जो लोक प्रशासन के गलियारों में हमेशा गूंजता रहता है और इसका जवाब हमें प्रबंधन के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत की ओर ले जाता है जो मानव प्रेरणा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। और आज हम उसी पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे श्रोताओं ने जो स्रोत भेजे हैं वो क्लेटन एल्डरफर के ERG सिद्धांत पर केंद्रित हैं। इसे अक्सर मैस्लो के ज़रूरतों वाले मशहूर पिरामिड का एक आप कह सकते हैं ज़्यादा यथार्थवादी और लचीला संस्करण माना जाता है। हमारी आज की पड़ताल का मिशन ये समझना है कि ये सिद्धांत भारतीय नौकरशाही की सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है, जैसे कि नौकरशाही की उदासीनता और सार्वजनिक सेवा की प्रेरणा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये ERG है क्या? E, R और G का मतलब क्या है? ARG 3 मानवीय जरूरतों के समूहों का संक्षिप्त रूप है। E का मतलब है एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व की जरूरत है। R का मतलब है रिलेटेडनेस यानी संबद्धता की जरूरत है। और G का मतलब है ग्रोथ यानी विकास की जरूरत है। एल्डरफर का मानना था कि मैस्लो का जो 5 स्तरीय पिरामिड है ना, हाँ, वो सीढ़ी वाला। बिल्कुल, कि आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी दूसरी पे जाएंगे। उन्होंने कहा कि असल जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। उन्होंने इन्हीं 5 जरूरतों को इन 3 लचीले समूहों में डाल दिया। लचीले? लचीले से आपका क्या मतलब है? क्या ये मैस्लो की तरह एक क्रम में नहीं आती? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। एल्डरफर के अनुसार ये तीनों जरूरतें एक ही समय में किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आपकी एक जरूरत पूरी ना हो तब तक आप दूसरी के बारे में सोचेंगे ही नहीं। स्रोत में दिए गए चित्र के अनुसार मैस्लो की शारीरिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतें अस्तित्व में आती हैं। अच्छा। सामाजिक जरूरतें और दूसरों से मिलने वाले सम्मान की चाह वो संबद्धता का हिस्सा है। और सबसे ऊपर आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार यानी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की इच्छा वो आती है विकास की श्रेणी में। ठीक है, तो ये एक सीधी सड़क नहीं बल्कि 3 लेन वाला हाईवे है जहां आप लेन बदल सकते हैं। इसे भारतीय लोक प्रशासन के संदर्भ में समझते हैं। चलिए अस्तित्व की जरूरतों से शुरू करते हैं। ये एक सिविल सर्वेंट के लिए क्या मायने रखती हैं? देखिए, अस्तित्व की जरूरतें सबसे बुनियादी हैं। भौतिक और शारीरिक सुरक्षा। सरकारी नौकरी के संदर्भ में इसका सीधा मतलब है एक अच्छी, समय पर मिलने वाली तनख्वाह, नौकरी जाने का डर ना होना। हाँ, जॉब सिक्योरिटी। जी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, सरकारी आवास, गाड़ी और काम करने के लिए एक ठीक-ठाक माहौल। भारत में UPSC की परीक्षा के लिए जो लाखों युवा हर साल तैयारी करते हैं, उनके लिए यह अस्तित्व की सुरक्षा एक बहुत बड़ा चुंबक है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 311 जो कार्यकाल की सुरक्षा देता है और समय-समय पर आने वाले वेतन आयोग, ये सब इसी अस्तित्व की जरूरत को पूरा करने वाले शक्तिशाली उपकरण है। तो इसका मतलब है कि नौकरी की सुरक्षा और एक स्थिर वेतन सबसे पहली सीढ़ी है और भारत में ये बहुत बड़ा आकर्षण है। लेकिन इंसान सिर्फ रोटी और सुरक्षा के लिए तो काम नहीं करता। हम सब एक सामाजिक दायरे में रहते हैं। इस नौकरशाही के सख्त ढांचे में वो सामाजिक जरूरतें, जिसे आपने संबद्धता कहा, वो कैसे पूरी होती हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है और स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। संबद्धता का अर्थ है दूसरों के साथ सार्थक रिश्ते बनाना, एक टीम का हिस्सा महसूस करना, अपने वरिष्ठों से मान्यता पाना और अपने सहकर्मियों द्वारा स्वीकार किया जाना। अब भारतीय नौकरशाही का जो पारंपरिक ढांचा है, जो कठोर पदानुक्रम यानी हायरार्की पर बना है, वो असल में इस जरूरत को रोकता है। रोकता है? कैसे? वहां संवाद अक्सर ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो एक खुली और सहयोगात्मक टीम भावना पनपना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि वहां बैचमेट्स और कैडर का बहुत मजबूत नेटवर्क होता है। क्या वो इस कमी को पूरा नहीं करता? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जहां औपचारिक प्रणाली इस जरूरत को दबाती है, वहीं अनौपचारिक प्रणालियां इसे जिंदा रखती हैं। बैच एफिलिएशन एक बहुत शक्तिशाली चीज है।
एक ही साल में सेवा में आए अधिकारियों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो पूरी जिंदगी चलता है। वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जानकारी साझा करते हैं। इसके अलावा आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन जैसी सर्विस एसोसिएशन भी हैं। ये मंच अधिकारियों को अपनेपन का एहसास कराते हैं, उनकी पहचान को मजबूत करते हैं। तो संबद्धता की जरूरत पूरी होती है, लेकिन अक्सर औपचारिक लक्ष्यों से हटकर अनौपचारिक समूहों के जरिए। अच्छा, अस्तित्व और संबद्धता तो समझ में आता है, पैसा, सुरक्षा, अच्छे रिश्ते। लेकिन ये विकास की जरूरत, क्या ये सिर्फ प्रमोशन पाने की इच्छा है या इसका कोई गहरा मतलब है, खासकर जब हम सार्वजनिक सेवा की बात कर रहे हों? नहीं, ये सिर्फ प्रमोशन से कहीं आगे की बात है। विकास की जरूरत व्यक्ति की उस आंतरिक इच्छा से जुड़ी है जहां वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता है, कुछ नया रचना चाहता है और अपने काम से समाज पर एक सार्थक प्रभाव डालना चाहता है। लोक प्रशासन में यही पब्लिक सर्विस मोटिवेशन की आत्मा है। ये वो जुनून है जो एक अधिकारी को देश के लिए नीतियां बनाने, समाज की सबसे जटिल समस्याओं को सुलझाने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। क्या मौजूदा सुधारों में इस विकास की जरूरत पर ध्यान दिया जा रहा है? हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मिशन कर्मयोगी। यह पहल नौकरशाही के पूरे प्रशिक्षण और मानसिकता को बदलने का एक प्रयास है। इसका लक्ष्य अधिकारियों को नियम आधारित सोच से निकालकर भूमिका आधारित सोच की ओर ले जाना है। नियम आधारित और भूमिका आधारित, इसमें क्या फर्क है? नियम आधारित होना अस्तित्व की जरूरत से जुड़ा है, यानी बस नियमों का पालन करो और अपनी नौकरी बचाओ। जबकि भूमिका आधारित होना विकास की जरूरत को संबोधित करता है, यानी अपनी भूमिका को समझो, नई क्षमताएं विकसित करो और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाओ। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 जरूरतें हैं, अस्तित्व, संबद्धता और विकास। लेकिन मुझे लगता है कि इस सिद्धांत का असली मर्म इस बात में नहीं है कि ये जरूरतें क्या हैं, बल्कि इस बात में है कि ये एक दूसरे के साथ काम कैसे करती हैं। स्रोत में 2 सिद्धांतों का जिक्र है, सैटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। ये दूसरा वाला, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन, मुझे नौकरशाही के समस्याओं को समझने की चाबी जैसा लग रहा है। बिल्कुल, यहीं पर एल्डफर का सिद्धांत मैस्लो से मीलों आगे निकल जाता है। पहले सैटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन को संक्षेप में समझते हैं। ये सीधा साधा है, जब आपके निचले स्तर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर की जरूरतों की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक युवा अधिकारी जिसकी नौकरी सुरक्षित है, अस्तित्व, और वो अपने बैच में लोकप्रिय है, संबद्धता, तो वो अब चाहेगा कि उसे कोई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिले जहां वो अपनी काबिलियत दिखा सके, यानी विकास। ये तो आदर्श स्थिति लगती है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये एल्डफर का सबसे क्रांतिकारी विचार है। ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की उच्च स्तर की जरूरत, मान लीजिए विकास, किसी प्रणालीगत बाधा के कारण पूरी नहीं हो पाती, तो वो व्यक्ति निराश और कुंठित हो जाता है। और इस कुंठा से निपटने के लिए वह वापस निचले स्तर की जरूरत पर लौट आता है और उसे पूरा करने में अपनी सारी ऊर्जा झोंक देता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव है। 1 मिनट, ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन क्या ये हर अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है कि वो निराशा से कैसे निपटता है? क्या हम हर चीज के लिए सिस्टम को ही दोष दे सकते हैं? हो सकता है कुछ लोग स्वभाव से ही भौतिक चीजों या ऑफिस की राजनीति में ज्यादा रुचि रखते हों। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। बेशक व्यक्तिगत नैतिकता और स्वभाव की भूमिका होती है, लेकिन ईआरजी सिद्धांत ये तर्क देता है कि जब एक बड़ी संख्या में अच्छे और सक्षम लोग एक जैसा व्यवहार करने लगे तो हमें व्यक्ति से ज्यादा प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। सोचिए, एक प्रतिभाशाली और आदर्शवादी अधिकारी सिस्टम में आता है। वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, यानी उसकी विकास की जरूरत बहुत प्रबल है। लेकिन लाल फीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप या काम करने की आजादी न होने के कारण उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो वो निराश हो जाता है और फिर क्या होता है? ये प्रतिगमन या रिग्रेशन असल में कैसा दिखता है? यहीं पर नौकरशाही का जाल सामने आता है। विकास के स्तर पर निराश होकर वो अधिकारी 2 रास्तों पर जा सकता है। पहला है संबद्धता पर प्रतिगमन। इसमें वो काम और नतीजों की परवाह करना छोड़ देता है और अपना पूरा ध्यान ऑफिस की राजनीति सजाता है। अच्छा। अपनी नेटवर्किंग मजबूत करने,
या सर्विस एसोसिएशन की गतिविधियों पर लगा देता है। उसका लक्ष्य काम पूरा करना नहीं, बल्कि अपने समूह में अपनी स्थिति मजबूत करना बन जाता है। मुझे एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बार बताया था कि कैसे 2 अलग-अलग मंत्रालयों के सचिव, जिनके दफ्तर एक ही कॉरिडोर में थे, किसी एक ही योजना पर 6 महीने तक फाइलों और ईमेल से लड़ते रहे, जबकि वे मिलकर 15 मिनट में उसे सुलझा सकते थे। अरे, यह संबद्धता पर प्रतिगमन का एक क्लासिक मामला है। अपने विभाग की सीमा को बचाना काम पूरा करने से ज्यादा जरूरी हो गया था। और दूसरा, शायद ज्यादा खतरनाक रास्ता? वो है अस्तित्व पर प्रतिगमन। इसमें अधिकारी पेशेवर संतुष्टि की कमी की भरपाई भौतिक चीजों से करने लगता है। वह सुविधाओं, अपनी गाड़ी के आकार, बंगले की सजावट, विदेश यात्राओं जैसी चीजों के प्रति आसक्त हो जाता है। और सबसे बुरे मामलों में यही प्रतिगमन भ्रष्टाचार का रूप ले लेता है, जहां वो अवैध तरीकों से भौतिक संपत्ति जमा करके उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है जो उसे अपने काम से नहीं मिल पा रहा है। तब जनता की सेवा का लक्ष्य विकास विस्थापित होकर सिर्फ नियमों का पालन, अस्तित्व और अपने पद की प्रतिष्ठा बनाए रखना बन जाता है। ये तो पूरी समस्या को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये बताता है कि भ्रष्टाचार या उदासीनता सिर्फ एक नैतिक विफलता नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत बीमारी का लक्षण भी हो सकती है। तो क्या हम इस जाल से निकल सकते हैं? ये सिद्धांत क्या रास्ते सुझाता है? हाँ, ये सिद्धांत कुछ बहुत ठोस सुधारों की ओर इशारा करता है। एक बड़ा उदाहरण है लैटरल एंट्री। जब सरकार बाहर से विषय विशेषज्ञों को सीधे वरिष्ठ पदों पर लाती है, तो वे ऐसे लोग होते हैं जिनकी विकास की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। वे एक सुरक्षित नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक निश्चित समय में कुछ बड़ा प्रभाव डालने के लिए आते हैं। उनका मुख्य प्रेरक अस्तित्व नहीं, बल्कि विकास होता है। लेकिन क्या इससे मौजूदा अधिकारियों में असुरक्षा या नाराजगी नहीं बढ़ती? ईआरजी के नजरिए से देखें तो क्या हम एक व्यक्ति की विकास की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे की संबद्धता या अस्तित्व की जरूरत को खतरे में डाल रहे हैं? ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल पहलू है, और यही लैटरल एंट्री के कार्यान्वयन की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया, तो ये मौजूदा कैडर पे संबद्धता और अस्तित्व की जरूरतों पर चोट कर सकता है, जिससे और ज्यादा कुंठा पैदा हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी नियुक्तियों को एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत किया जाए और ये साफ किया जाए कि ये किसी के रास्ते में बाधा डालने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम में नई ऊर्जा और विशेषज्ञता लाने के लिए है। संतुलन साधना बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू शायद संकट के समय दिखता है, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान। आपने एक बेहतरीन उदाहरण दिया। कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की, मतलब डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की अस्तित्व की जरूरतें सीधे तौर पर खतरे में थीं। उनकी जान को खतरा था। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार उन्हें सबसे पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि अनगिनत लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर असाधारण काम किया। ईआरजी सिद्धांत इसे बेहतर समझाता है। कैसे? ये दिखाता है कि संकट के समय लोगों की विकास की जरूरत, यानी समाज की सेवा करने और एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनने की इच्छा, उनकी अस्तित्व की जरूरत पर हावी हो सकती है। दोनों जरूरतें एक साथ मौजूद थीं, लेकिन विकास वाली जरूरत ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। ये सब बहुत व्यावहारिक लगता है, लेकिन क्या इस सिद्धांत की भी कोई सीमाएं हैं, या ये हर जगह हर संस्कृति में फिट बैठता है? नहीं, कोई भी सिद्धांत निखुत नहीं होता। इसके भी कुछ सीमाएं हैं जिनके बारे में स्रोत बात करते हैं। पहली चुनौती है इसे मापने की। विकास जैसी चीज को निष्पक्ष रूप से मापना बहुत मुश्किल है। एक अधिकारी के लिए विकास का मतलब बड़ी राष्ट्रीय नीतियां बनाना हो सकता है, तो दूसरे के लिए इसका मतलब अपने जिले को पूरी तरह बदलना हो सकता है। दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी आलोचना इसके सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की है। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, यह सिद्धांत मैस्लो से बेहतर है, लेकिन ये अभी भी पश्चिमी व्यक्तिवादी सोच पर आधारित है, जहां व्यक्तिगत उपलब्धि, विकास को अक्सर सबसे ऊपर रखा जाता है। भारत जैसी एक तरह से सामूहिकतावादी संस्कृति में, जहां समाज, परिवार और समूह के संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है, हो सकता है कि कई लोगों के लिए संबद्धता की जरूरत विकास की जरूरत से भी बड़ी प्रेरक हो। कोई उदाहरण? जैसे एक अधिकारी शायद
कोई बहुत क्रांतिकारी लेकिन विवादास्पद कदम उठाने से बचे अगर उसे लगे कि इससे उसके सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे। यहाँ संबद्धता ने विकास पर ब्रेक लगा दिया। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि एल्डरफर का ERG सिद्धांत सिर्फ एक अकादमिक थ्योरी नहीं है, बल्कि भारतीय प्रशासन की नब्ज पकड़ने वाला एक शक्तिशाली डायग्नोस्टिक टूल है। निश्चित रूप से ये हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है, व्यक्ति की नैतिक कमजोरियों से परे प्रणाली की उन बाधाओं तक जो अच्छे इरादों को भी पनपने नहीं देती। और आज की चर्चा का जो मुख्य सार है वो ये है कि अगर नौकरशाही को वाकई ऊर्जावान, अभिनव और जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है तो व्यवस्था को अधिकारियों के विकास की जरूरतों को पूरा करने के अवसर पैदा करने होंगे। उन्हें काम करने की आज़ादी, प्रयोग करने का मौका और अच्छे काम के लिए वास्तविक मान्यता देनी होगी। जब तक प्रणाली की कठोरता ईमानदार अधिकारियों की इस सबसे ऊंची जरूरत को निराश करती रहेगी, तब तक फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन व सिद्धांत ये सुनिश्चित करेगा कि वे या तो उदासीनता के खोल में सिमट जाएंगे या फिर भौतिकवादी सुख सुविधाओं के भंवर में खो जाएंगे। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि निराशा से प्रतिगमन यानी रिग्रेशन होता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या किसी संगठन में ऐसे प्रणालीगत बदलाव किए जा सकते हैं जो निराशा को प्रतिगमन के बजाय विकास की ओर एक नए रास्ते पर ले जाएं? यानी फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन की जगह फ्रस्ट्रेशन प्रोग्रेशन का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? जब एक रास्ता बंद हो तो क्या संगठन दूसरा रचनात्मक रास्ता दिखा सकता है जो अंततः विकास की ओर ही ले जाए?